श्रोताओं, आज दर्पण रेडियो पर आज हम एक बहुत ख़ास इंटरव्यू लेकर आए हैं। एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति से आपका परिचय कराना चाहते हैं। तो उसके पहले कुछ भूमिका और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। श्रोताओं, कुछ लोग केवल एक क्षेत्र में प्रतिभाशाली होते हैं, जबकि कुछ लोग अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का अद्भुत परिचय देते हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति से आपका परिचय करा रहे हैं, श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी से। दुर्गा शंकर मिश्र जी, जिन्हें शॉर्ट में हम DSG भी कहते हैं, DSG ने वर्ष 1983 में IIT से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की तथा वर्ष 1984 बैच में प्रतिष्ठित IAS अधिकारी बने। अपने प्रशासनिक कौशल, दूरदर्शी नेतृत्व और बहुमुखी प्रतिभा से उन्होंने समाज एवं राष्ट्र की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्रोताओं, इनकी जितनी प्रतिभा है और इन्होंने जितना काम किया है, उसके लिए एक रेडियो जो है वो बहुत कम है। लेकिन कुछ जो है हाइलाइट्स आपको बताना चाहूँगी कि 2021 में उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत सबसे बड़ी जनसंख्या का क्षेत्र है, लगभग 25 करोड़ वहाँ की जनसंख्या है, उस राज्य में सिविल सेवा के सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव 2.5 साल से भी ज़्यादा रहे। भारत सरकार में मोदी जी ने 2014 में ट्रांसफॉर्मेशन कायाकल्प किया भारत का, और उसकी शुरुआत हुई। उस समय DSG ने भारत सरकार में अर्बन डेवलपमेंट अधिकारी के रूप में ये कार्यरत रहे और बहुत ही उसमें इनका योगदान रहा। एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर ये कार्यरत रहे। 4.5 साल तक भारत सरकार में सर्वोच्च पद हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सचिव के पद पर कार्यरत रहे। और इस तरह से अनगिनत इनकी सेवाएं हैं और अनगिनत कार्य हैं इनके। तो बिना विलम्ब किए हुए आइए हम आपको मिलाते हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी से। दुर्गा शंकर मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्पण हिंदी रेडियो में। नमस्कार। नमस्कार ऋचा जी, धन्यवाद। आप सबसे पहले अपने बारे में हमारे श्रोताओं को अपने मुख से बताइए कि भारत में आप कहाँ से हैं, और जर्नी तो आपकी बहुत ही उत्तम है और बहुत लंबी है, लेकिन सिडनी में आप कब आना हुआ? मेरे ख्याल से आप तीसरी बार सिडनी पधार रहे हैं। बिल्कुल। तो आप अपनी सिडनी की यात्रा भी थोड़ी बताइए और भारत के बारे में बताइए कि आप कहाँ से जो है वो भारत में बिलोंग करते हैं। ऋचा जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव है पहाड़ीपुर जी। वहाँ मैं पैदा हुआ जी। एक साधारण से परिवार में। जी। मेरे पिताजी विकास खंड में क्लर्कियल सेवा में हुआ करते थे और रिटायर किए 1981 में प्रधान लिपिक के पद से, जो हेड क्लर्क होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस के। अच्छा। वो बहुत कम पढ़े लिखे, कक्षा 7 तक पढ़े थे। मेरी माँ तो अनपढ़ थी, निरक्षर थी। गांव में पैदा होने के बाद वहाँ पे गांव का जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई अपनी शुरू की। कक्षा 5 वहीं से पास किया जी। उसके बाद गांव से हमारे करीब 1 किलोमीटर दूरी पर एक गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने कक्षा 6 और 7 की पढ़ाई की जी। लेकिन भगवान ने कुछ और ही रास्ता मेरे लिए बना रखा था जी। मेरे पिताजी की मुलाकात एक बार बलिया में पोस्टेड थे, बलिया से गांव आ रहे थे, तो रास्ते में एक बच्चे से मुलाकात हुई। बहुत स्मार्ट बच्चा था जी। नैनीताल में पढ़ता था। उससे जब जानकारी पिताजी ने की, उनको थोड़ा उत्सुकता हुआ कि कैसे बच्चा, मैंने गांव का बच्चा वहां कैसे पढ़ रहा है। उसने बताया कि एक भारत सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना है, जो कि जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं जी, जिनके माँ बाप की आय बहुत कम है जी, उनको सहायता करने के लिए जी। बस। उसके बाद क्या था, उन्होंने पिताजी से जानकारी मिली, उन्होंने मुझे ये परीक्षा इम्तहान दिलाया और भगवान का बड़ा आशीर्वाद था कि एक उत्तर प्रदेश लेवल की जो परीक्षा हुई उसमें मैं उत्तर प्रदेश से पहला स्थान आ गया मेरा जी। और उसके बाद जब भारतवर्ष की परीक्षा हुई उसमें मैं 5वां स्थान आया। अरे और मैं सीधे गांव से निकल करके, बीच में बाबूजी मुझे अपने साथ बलिया ले गए थे करीब 6-7 महीने के लिए, वहाँ एक इंटर कॉलेज में एडमिशन करा दिए थे। जी।
लेकिन फिर उसके बाद में सीधे विकास विद्यालय रांची पहुंच गया। अच्छा। अब ये तो विद्यालय एक प्रकार से पहले जो गुरुकुल होता था जी। उस प्रकार से एक बहुत ही ज़्यादा सनातन संस्कृति में बुना हुआ, जी। वहाँ पे इतना अच्छा वातावरण था, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। जी। तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो आपकी अंग्रेजी में होती थी, लेकिन आप बिल्कुल सनातन संस्कृति से जुड़े हुए थे। जी। वहाँ से मुझे पढ़ने का मौका मिला और उसके बाद जब मैं वहाँ से हायर सेकेंडरी पास किया, जी। तो हायर सेकेंडरी पास करने के बाद मेरे पास ऑप्शन थे कि क्या क्या आप कहाँ जा सकते हैं। तो मैंने आईआईटी की परीक्षा दी, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च की परीक्षा दी, वहाँ भी हुआ, आईआईटी में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं आईआईटी कानपुर पहुँच गया। जी। आईआईटी कानपुर से मैं 1983 में बीटेक पास किया। अच्छा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आईएएस में कैसे झुकाव हुआ? देखिए इसकी माता भी बड़ी पिता की इच्छा थी कि आपकी नहीं इच्छा नहीं, थी? इसमें वो किसी की इच्छा नहीं। देखिए मेरे पिताजी तो बहुत खुले दिमाग के थे, वो कहते थे कि तुम श्रेष्ठ बनो, अच्छा, जो भी करो वहाँ पे जहाँ जाओ वहाँ अच्छा से अच्छा करो, अपना बेस्ट दें। उनका कहना था कि देखो, मैंने वो बचपन में वो हमारे लिए गीता प्रेस की किताबें लाया करते थे, बहुत सारी किताबें, और बहुत सारी किताबें जो मुफ्त में रशियन सरकार की तरफ से आती थी, मैं बहुत पढ़ता था बचपन में। इनफैक्ट आपको आश्चर्य होगा सुन करके, मैं 10 साल की उम्र में गांव में एक लाइब्रेरी बना लिया था अपने बड़ी अम्मा के नाम पे, जो नहीं रही थी। अच्छा। उस लाइब्रेरी से मैं गांव के लोगों को, जो बाबूजी किताबें लाते थे, उन किताबों को लोगों को इशू करता था, 15 दिन पे वापस भी लेता था। ये और मैं किस खुद उम्र पढ़ता की बात रही होगी? ये मैं 10 साढ़े 10 साल की उम्र में, बताइए। और मैं खूब पढ़ाई करता था उस उम्र में ये सोच कि खुद तो पढ़े ही, दूसरों और को समाज पढ़ाएं। को भी जो है बिल्कुल विकसित बिल्कुल, करें। ये तो पता नहीं भगवान की ऐसी इच्छा नहीं, थी। यहीं से शुरुआत हुई है शायद आपके जो है। तो बाबूजी का जो है सेवा ये की। था कि आप कुछ भी करो। जी। अब मेरे पास ऑप्शन था कि बहुत सारे ऑप्शन थे, जी। और आईआईटी में मेरा एक प्रकार से कीर्तिमान है आज तक। जी। वहाँ का मैं जब पास आउट किया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 10.0 सीपीआई के साथ मेरा फर्स्ट रैंक थी। अच्छा। पूरे बैच में मेरी पहली रैंक थी। वाह। मैं बीटेक का प्रोजेक्ट था, उसमें बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट मेरा रहा, मैं और अच्छा। श्रीकांत श्रीवास्तव हम दोनों मिल करके, और मैं अपने बैच का बेस्ट ऑलराउंडर भी रहा। अच्छा। मैंने बहुत कम होता है कि जो लोग पढ़ने वाले होते हैं वो ऑलराउंड नहीं सब चीज़ में भाग लेते हैं। हाँ। जब मैं सब चीज़ भाग लेता था, वो जो पिताजी ने जो एक मन में भाव बना दिया था ना, श्रेष्ठता का भाव, कि आप जो भी करो उसको बहुत अच्छे से बेस्ट करो, करो। तो मैं जो भी करता था सब अच्छे से करता था। तो उसको लेकर के मैं जब अपने कुछ प्रोफेसरों से, ऑब्वियसली कन्फ्यूज़न में था बहुत ज़्यादा कि मैं करूँ क्या। जी। बहुत प्रोफेसर से मिला और सब कहते थे कि ऑब्वियस है तुम अमेरिका जाओ। अच्छा। क्योंकि हमारे ज़माने में, आज की डेट में तो बच्चों को, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा माहौल बना दिया कि देश में इनोवेशन का, स्टार्टअप्स का ऐसा माहौल बन गया कि बच्चे बाहर नहीं जाते। जी। लेकिन जब हम पढ़ते थे तो आईआईटी में पढ़ कर के बच्चे सब मोस्टली अमेरिका चले जाते थे। जी। 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 और मेरे जैसे बैकग्राउंड के बच्चों के लिए तो हमें तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप और सब कुछ मिल जाता, तो सारे प्रोफेसर यही कहते थे तुम्हें तो अमेरिका जाना चाहिए। जी। लेकिन एक प्रोफेसर वी राजा रमन थे, अच्छा। कंप्यूटर साइंस के, जी। तो मुझे संतुष्टि होती नहीं थी। जब उनके पास मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम आखिर चाहते क्या हो? जी। मैंने कहा सर 2 चीज़ चाहता हूँ, कि मैं तो देश के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि अगर देश ने मुझे वो स्कॉलरशिप नहीं दी होती तो मैं गांव में अधिक से अधिक होता, तो एक टीचर बन जाता किसी स्कूल में, जी। या लेखपाल या ग्राम सेवक बन जाता, उसकी बियॉन्ड में नहीं जा सकता था। वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती। जी। लेकिन ऐसा मौका भगवान ने दिया, और मैं आज आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ करके आज इस स्टेज पे पहुंचा हूं, तो मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, उस कृतज्ञता के भाव से। जी। दूसरा, मेरा परिवार बहुत साधारण परिवार है। जी। मैं चाहता हूं हमारे परिवार के लोग भी आगे बढ़े, उनको मैं सपोर्ट करना चाहता हूं। तो उन्होंने जो मुझे राय दी, मैंने निर्णय लिया कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा। अच्छा। मैं अपने देश में रहूंगा, सेवा। और अपने देश में मुझे लगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से अच्छी कोई सेवा नहीं है। जी। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दूंगा। उस परीक्षा को देने के पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की, मैंने दोनों फॉर्म भरे। क्या बात है। मैंने लोगों से कहा भी कि देखो मैं इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ताकि मैं अधिक से अधिक इम्तहान दे सकूँ, एक प्रैक्टिस कर सकूँ। मैं कोचिंग तो, मुझे एक तो मेरा आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि जिससे मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकता था, और दूसरा वहाँ कानपुर में उपलब्ध भी नहीं थी। जी। तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन को दिया, जिसका परीक्षा थोड़ा पहले होता था, 2 महीने पहले यूपीएससी लेती थी। 2 इंटरव्यू भी दिया, और उसके बाद आईएएस की परीक्षा दिया।
और आपको जान करके खुशी होगी कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरे देश में प्रथम स्थान मेरे मिले, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में दूसरा स्थान मेरा आया, क्या बात। और आईएएस में भी मेरा 19वां स्थान आया, जिसकी वजह से मुझे अपना खुद का कैडर, उत्तर प्रदेश कैडर मिल गया। बताइए, तो इस तरह से देश सेवा आपकी शुरू हुई। अभी और बातें हमें करनी है आपके अचीवमेंट्स के बारे में, लेकिन सिडनी की यात्रा की भी थोड़ी बात बीच में डालते हैं कि सिडनी में आपका कितनी बार और कैसे आना हुआ। सिडनी में देखिए, पहले बार मैं ऑसेड, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप मुझे 1999 में मिली जी। मुझे करीब $1200, मुझे ख्याल है 1200 या $1250 हमें मिला करता था, स्कॉलरशिप मिलती थी। बच्चों का फीस वगैरह माफ़ था। अच्छा। तो हमारे बच्चे भी मेरे साथ आए। तो 99 to 2000 मिलेनियम ईयर था। अच्छा। वो जो सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर के ऊपर जो इतना बड़ा खूबसूरत दुनिया का सबसे बड़ा बहुत अच्छे समय आप आए थे। उस समय यहाँ पे था जी। इनफैक्ट ओलंपिक भी उसके थोड़े ही दिन बाद उसकी तैयारियों को मुझे देखने का मौका मिला जी। तो 99-2000 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी कैम्पबेल टाउन में यहाँ पे मैं MBA इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए आया, और फिर तमाम सारे हमारे IIT के इतने सारे दोस्त मित्र हो गए जी। सबके साथ एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी फीलिंग हमारी जो है, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद मैं दोबारा आया, मुझे यूनिवर्सिटी ने डीन से स्कॉलर के रूप में सेलेक्ट किया जी। तो वो मैंने डीन से स्कॉलर का अवार्ड लेने के लिए मैं ख़ास तौर से आया और अपनी डिग्री लेने आया। तीसरी बार एक एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों की एक ट्रेनिंग के लिए मैं मेलबर्न और सिडनी जी यहाँ पे एक हफ्ते के टूर पे आया। तो ये फोर्थ और ये विजिट चौथी है। मेरी विजिट है। हमारे बहुत एक मित्र हैं उपाध्याय जी, प्रदीप उपाध्याय जी और प्रदीप उपाध्याय जी हमारी दर्पण टीम के, पुष्पा जी दोनों हमारे IIT कानपुर के हैं, बड़े जी गहरे मित्र हैं। उनकी बिटिया की शादी थी और उसका रिसेप्शन है, अभी कल रिसेप्शन है, उसी के लिए मैं आया हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, उपाध्याय जी दर्पण टीम के भी ब्रॉडकास्टिंग टीम में हैं, और आपके IIT के एक और सहयोगी सुनील श्रीवास्तव जी जो हैं वो भी जो है दर्पण ब्रॉडकास्टिंग टीम में हैं। तो आपने एक छोटा IIT यहाँ भी बना दिया है आपको और हम लोग उसका आनंद उठाते हैं, और आपके बारे में सुनकर हमें इतना गर्व होता है, तो आपके जो है मित्रगण हैं उन्हें कितना होता होगा। और हम समझते हैं कि पूरे भारत में जितने भी लोग बसे हैं, आपसे जुड़े हैं और आपकी सेवाओं का लाभ उठाते हैं, उन्हें भी बहुत गर्व महसूस होता होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सिडनी विज़िट के लिए। तो सिडनी में क्या कार्यक्रम, क्या क्या आप देखे और क्या क्या घूमे इस बार? इस बार मैं देखे, जब मैं पढ़ता था तो मैं उस समय छुट्टियाँ कम ही मिलती थी, तो जी। तब मैं एक बार गोल्ड कोस्ट की तरफ गया, ब्रिस्बेन गोल्ड कोस्ट तरफ गया, मैं मेलबर्न और तस्मानिया गया, एक बार मैं न्यूजीलैंड गया। मेरी बड़ी इच्छा थी फिजी जाने की। अच्छा। लेकिन उसमें समय नहीं मिला। हाँ। प्लस पैसे भी उतने नहीं थे हमारे पास जी। इस बार मैं फिजी 4 दिन के लिए गया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मैं 3 दिन में नांदी में रहा और 1 दिन के लिए सुवा में रहा, बहुत अच्छा लगा जी। वहाँ भी एक भारत है, वहाँ के हाई कमिश्नर साहब जो हमारे साथ काम कर चुके थे, जब मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का सेक्रेटरी था तो वो हमारे साथ डायरेक्टर हुआ करते थे, बहुत फैंटास्टिक अधिकारी, बहुत बढ़िया अधिकारी जी। तो फिजी 4 दिन के लिए जाने का मौका मिला। और दूसरा केन्स भी मेरे जाने की बहुत इच्छा थी जी। तभी मैं कल ही केन्स से लौटा हूँ अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ में गया था, केन्स गया था। तो केन्स में वहाँ पे जाकर के ग्रेट बैरियर रीफ का एक अनोखा अनुभव हमें मिला। और फिजी में कोई खास अनुभव हुआ हो आपको? फिजी में एक तो वहाँ पे भारतीयों की संख्या काफ़ी है, काफ़ी सारे लोगों से मैं, इनफैक्ट भारतीय समाज के लोगों से मेरा हाई कमीशन में इंटरेक्शन भी हुआ जी। उन लोगों से बात सुनकर उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया वहाँ के लिए जी। तो और वहाँ की जो जलवायु है बहुत अच्छी है, इतना हरा भरा, इतना खूबसूरत। मैं 3 आइलैंड पे एक मैं टूर लिया था, जो कि वहाँ पे फेरी के माध्यम से जाकर के वहाँ स्नॉर्कलिंग करने के लिए जी। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा फिजी का, मुझे अच्छा लगा। और ख़ासतौर से अपने भारतीयों का, जो कि वहाँ गए और उस संस्कृति में मिल करके वहाँ के लिए इतना सारा कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अभी भी वो संस्कृति को आगे लेके चल रहे हैं, उसको तो बहुत बड़ी बात आगे बढ़ा रहे हैं जी जी। बहुत अच्छा लगा। तो वो तो वाकई देखने। और ग्रेट बैरियर रीफ का बताइए अनुभव, कैसा लगा आपको? कमाल की चीज़ है ये तो पूरे दिन भर का हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ जो गए थे,
तो ये बताइए कि आपको अब अफसोस नहीं होता है कि आप विदेश क्यों नहीं आए और भारत में ही रुक गए देश सेवा के लिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, नहीं। मुझे इतना अच्छा लगता है अपने जी। देश में रह करके जो मुझे काम करने का मौका मिला। ये बात तो सही है। चाहे वो एक गांव की को बेहतर बनाने के लिए, शहर को आप सोचो कि जब मैं अर्बन सेक्रेटरी था जी। देश का, तो मैं 6 अर्बन मिशंस, अच्छा। स्वच्छ भारत मिशन का आपने नाम सुना होगा, जी। जिसमें शहरों की बिल्कुल इनको कायाकल्प कर दिया। इतनी ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की जो उनका जो सोच थी स्वच्छ भारत की, कि जब हम अपने महात्मा गांधी जी का 150वीं जयंती मना रहे होंगे तो देश को स्वच्छ कर देंगे। जी। उसके लिए इतनी मेहनत करनी और उसको देश को सुधार करने के लिए जी। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी का जो एक सोच थी कि हर कोई को अपना आवास दे दे। जी। 1 करोड़ से ज़्यादा आवास बनाना। हमारी जो है बस स्मार्ट सिटी मिशन, जो हर शहरों को स्मार्ट बना देना, एक स्मार्टनेस का एक नया एक विकल्प इसको तैयार कर देना। जी। अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसमें गरीबों को जो गांव से शहर में आ रहे हैं उनको स्किलिंग करना, उनको रोजगार के साधन देना, ये सब चीज़ का कार्यक्रम करना। तो ऐसे, या पीएम स्वनिधि जो कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है, रेहड़ी पटरी वाले जो हमारे भाई बहन लोग हैं जी। जो छोटी छोटी चीज़ बेच करके अपनी ज़िंदगी गुजारते, उनके ज़िंदगी को सुधार करना। जी। अब इतने सारे मौके पूरे देश में। मेट्रो, मुझे लोग जानते हैं कि मेट्रो को मैंने कैसे जो है केवल 5 शहर की जो बढ़ा करके आज 32 शहर में मेट्रो है, जहाँ करीब मुश्किल से 20 लाख लोग मेट्रो पे चलते थे, आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मेट्रो पे डेली चलते हिंदुस्तान में। आज हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, मेट्रो में काफ़ी मात्रा आत्मनिर्भर हो गए। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो आज की डेट में हिंदुस्तान में चल रही है और 1000 किलोमीटर पे उस पर काम चल रहा है। जी। आज RRTS रीजनल रैपिड रेल जो है दिल्ली से मेरठ के बीच चली। ये सब कुछ करने का जो मुझे मौका मिला, जो एक खुशी मिली, ये तो मैंने आपको वो बता रहा हूँ जो कि मैं लास्ट में किया। जी। जब SDM थे, ADM थे, DM थे, सेक्रेटरी थे, हर लेवल पे लोगों को जिंदगी, जब किसी को खुशहाल देखते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। जी, बहुत अच्छी बात। इन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा हम संक्षेप में बात करते जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस लौटते हैं इंटरव्यू पे। श्रोताओं, बने रहिएगा दर्पण हिंदी रेडियो के साथ। कर रहे हैं श्री DH मिश्रा जी से, जो भारत से सिडनी पधारे हैं, और उनसे आपको मिलाना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और इन्होंने भारत सरकार में रहकर भारतीय जनसंख्या के लिए, भारतीय समुदाय के लिए बहुत सारे काम किए हैं और जिससे उनका विकास तो हुआ ही है और देश का भी विकास हुआ है। तो आइए हम बातचीत करते हैं DS जी से। DS, ये पहले पूछना चाहेंगे कि कानपुर IIT में आपकी शुरुआत हुई पढ़ाई की और वहीं आप विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे। क्या आपने अपने कॉलेज के अनुभव से शहर को कोई लाभ दिया? इस बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए ऋचा जी, मैं जब मेरी अप्रैल 1998 में जी कानपुर के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में मेरी पोस्टिंग हुई जी, तो मेरे मन में तुरंत एक बात आई जी कि जब मैं IIT पढ़ता था तो एक वहाँ पे मुहावरा चलता था। यहाँ पे बहुत सारे IIT वाले हैं, वो जानते होंगे, हमारे साथ के हमारे पहले वाले होंगे जी। एक मुहावरा चलता था कि कानपुर ऐसा बेढब शहर है, अच्छा, जहाँ पे फूल बाग में फूल नहीं है। अच्छा, बेढब शहर कहते हैं? हाँ, जहाँ फूल बाग में फूल नहीं है। अच्छा। और घंटा घर में घंटा नहीं है। अरे वाह। और मोती झील में पानी नहीं है। और आपको वो बात खटक गई? मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ पे चाहे 1 साल रहूँ या 2 साल रहूँ, 3 साल रहूँ, हम लोग को पक्का तो रहता नहीं कब तक रहेंगे जी, लेकिन जब तक मैं रहूँ तब तक इस कहानी को तो मैं ख़त्म ही कर दूंगा। अरे वाह। और देखो, उसमें मैंने मन में अपने ठान लिया जी, और भगवान ने मुझे मौका दिया। अच्छा, आज फूल बाग में फूल ही फूल है। वहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें तो डिटेल में नहीं बता सकता। जैसे कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश का एक म्यूज़ियम, कानपुर का म्यूज़ियम बना दिया जी, जिससे कि वहाँ पे फूल लगे। लेकिन आज वहाँ पे मेट्रो, फिर भारत सरकार में सचिव के रूप में मुझे मौका मिला और यहाँ मेट्रो बन गया तो फूल ही फूल बाग के पास हो गया। अच्छा। घंटा घर में न केवल घंटा लगवाया, जी, वहाँ पे नीचे पुलिस की चौकी बनाई, वहाँ आसपास के पूरे इलाके में जो कब्जा था लोगों का वो सब खाली कराया जी, बल्कि आज वहाँ झकरकट्टी का जो बस स्टैंड है जी,
उसके लिए मैंने शुरुआत की। मैंने सोचा कि वहाँ पे जब हम लोग आते थे पॉकेटमारी बहुत हो जाती थी। अच्छा। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, आते थे आईआईटी पढ़ने के लिए, इतना भीड़ रहता था, बस का पूरी लगी रहती थी, कौन पॉकेट मार दे ठिकाना नहीं है। अच्छा। तो हमने सोचा था कि बस को हटा के कहीं और ले जाओ, और जगरकट्टी का जो जगह था वो कभी राख की मंडी होती थी। अच्छा। रेलवे डिपार्टमेंट से मैंने उस राख की मंडी को बार्टर किया, एक उनको दूसरी जगह दे दी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बगल में, जी। और वहाँ पे आज इतना बड़ा बस स्टैंड बना है जहाँ पे लोगों की सुविधा हो गई है। आपको और बताएं कि तीसरा जो जी। पानी पीने का जो कमाल का था, लोगों से जी। पूछा कि भाई झील में पानी कहाँ से आता, लोग कहते हैं अच्छा। ऊपर से पानी जो भगवान ने देते वही पानी आता। मुझे विश्वास अच्छा। नहीं था। अच्छा। मुझे एक गजेटियर में मिला कि वो गंगा जी का जो पानी है जाता था क्या कहते हैं, बेना झावर कहते हैं, बेना झावर में वाटर बर्ड्स को, उस पानी का ये इंटरमीडिएट पॉन्ड है। अच्छा। मैंने इसको जो है पानी को साफ करने के लिए, लाइक अ ताकि रिजर्वॉयर। ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन अच्छा। पॉन्ड है, जी जी। उस पूरी नहर को मैंने साफ कराया। अच्छा। उसको उस जमाने में 30 लाख रुपए जल निगम को मैंने दिया था अपने इससे जो है विकास प्राधिकरण की तरफ से। जी। और आज उस झील में लोग नाव चलाते हैं। वाह। मैंने हमारे समय जब पानी आया था, लगा था जैसे कि यूरेका मूवमेंट मेरे लिए था। हाँ, कि सही जैसे बात आर्किमिडीज को यूरेका मिल गया, मैंने जब पानी मिला तो मुझे लगा क्या कमाल की चीज़ होगी। बिल्कुल। और उससे कानपुर में पानी का जो बंद हो गया था, पानी की सुविधा बढ़ गई। क्या बात। ऐसे तो बहुत कुछ काम करने का मौका मिला, लेकिन ये एक बहुत ये ऐसा तीनों इम्पोर्टेंट हाईलाइट, वाकया जी। था जो कि एक बच्चे के मन में, मैंने अब सोचा कि आईआईटी में पढ़ने जाता, बच्चे के मन में भरा हुआ था, उस चीज़ को मैंने साफ कर दिया। बहुत बढ़िया। आपको बता दें, बहुत सारे हमारे श्रोतागण जो है वो कानपुर से हैं, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि ज़रूर जाएं। तो ये फूलबाग और क्या बस मोती झील। मोती झील। मोती झील में तो इतना बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन मैंने उसमें मैं आगरा में कलेक्टर हुआ करता था उसके पहले, जी। वहाँ एक म्यूजिकल फाउंटेन में लगभग तय कर लिया था, सारी चीज़ फाइनल हो गई थी, तब तक मेरा ट्रांसफ़र हो गया। उसके अच्छा। बाद उस म्यूजिकल फाउंटेन को मोती झील में लगाया, और आज वो जगह ऐसी है जो कि उस समय लोगों ने उसकी अपोजिशन किया। जब मैं टिकट लगाया था, जी। मैंने कहा फ्री में कोई एंट्री नहीं दूंगा। हाँ। लोगों ने बड़ा अपोजिशन किया, सभासद लोगों ने काली पट्टी लगा करके वहाँ पे आए थे। अच्छा। लेकिन 2 साल के भीतर भीतर पूरा का पूरा पैसा वापस हो गया। और आज भी जी। मैंने 1998 में मैंने उसको चालू कराया, और आज भी वो मोती झील का म्यूजिकल फाउंटेन में लोग तमाम सारे कार्यक्रम कराने के लिए जाते हैं, जी। और पब्लिक में बहुत पॉपुलर है। बहुत ही अच्छी बात सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, और कानपुर वालों को तो और भी अच्छा लग रहा होगा। तो अगला सवाल मेरा ये है कि दिल्ली में आपने जो है वो सामान्य नागरिक जैसे अनुभव से क्या आपने लोगों के लाभ के लिए कोई कार्य किया हो, उसे बताइए। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जी। मैं आपको एक अगेन ऐसा ही एक अनुभव की बात करता हूँ। जी। मैं 3 साल के लिए, जो हम लोग को कूलिंग ऑफ होता है भारत सरकार में, आप एक साथ 7 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, तो मैं भारत अच्छा। सरकार कूलिंग ऑफ के लिए मैं पहले डायरेक्टर था, ज्वाइंट सेक्रेटरी था, फिर सीवीओ था एयरपोर्ट अथॉरिटी, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश चला गया। और जब हम उत्तर प्रदेश चले गए तो हम सरकारी मकान नहीं रह सकते थे। जी। तब मैं अपने बच्चों के लिए, बच्चे मेरे पढ़ रहे थे, बिटिया और बेटा पढ़ रहे थे, वाइफ भी मेरी दिल्ली में काम कर रही थी, जी। तो मैं उनके लिए एक वसंत कुंज में एक मकान लिया, किराए पे मकान लिया। जो वसंत कुंज में रहते थे तो वहाँ पे मुझे 2 चीज़ के अनुभव हुए। जी। एक तो वो डीडीए के बनाए हुए मकान थे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के 4 मंजिल के मकान थे, और मैं 4थे मंजिल पे मुझे मकान मिला। सीढ़ियाँ इतनी अटपटी थी कि वहाँ पे चढ़ने बड़ी तकलीफ होती थी। जी। बहुत लोग मुझसे इसलिए नहीं मिलने आते थे, जब मैं कभी कभी आता था तो मिलने इसलिए नहीं आते थे कि सीढ़ी पे चढ़ नहीं सकते थे, मुझे पार्क में उनसे मिलना होता था। जी। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर भी वहाँ पे चढ़ने में उन लोगों को तकलीफ होती थी, बूढ़े लोग थे, उनको चढ़ने में तकलीफ होती थी। जी। मैं दूसरा चीज़ अनुभव किया कि जब मैं कभी कभी आता वहाँ पे जाके, मैं मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बन गया। अच्छा। लखनऊ में जी। मायावती जी उसमें मुख्यमंत्री होती थी, वो मुझे बहुत पसंद करती थी, मैं उनके साथ प्रमुख सचिव बन गया। जी। कभी कभी मैं दिल्ली आऊँ तो दिल्ली एयरपोर्ट से लेके बसंत कुंज पहुँचने में, जो कि डिस्टेंस वाइज बहुत नहीं है, जी। लेकिन 1.5 घंटे लग जाते थे। जी। क्योंकि महिपालपुर का, अगर किसी को याद होगा, महिपाल पे बहुत तगड़ा जाम लगा करता था। जी। मेरे मन में आया कि इस समस्या का निदान होना चाहिए, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं था। जी। लेकिन भगवान ने मौका दिया, 2014 में मैं एडिशनल सेक्रेटरी बन गया अर्बन डेवलपमेंट का, जी। और उसमें ये दोनों समस्या को परमानेंट निदान कर दिया। जी। एक पॉलिसी बनाई, जितने सारे डीडीए के मकान थे, आज डीडीए के करीब 14 कॉलोनीज हैं बनाए हुए। जी। हर कॉलोनी में लोगों ने अपने खर्चे से वहाँ पे लिफ्ट लगा लिया। जिस फ्लैट में मैं रहता था उस फ्लैट में भी अब लिफ्ट लग गई है।
अच्छा। अब आप कहीं भी मतलब करीब 70-80%, मुझे खुशी होती है, मैं कहीं जाता हूँ, डीडीए के फ्लैट में जाता हूँ और जी। वहाँ लोग कहते हैं कि साहब देखिए कितना अच्छा हो गया, लिफ्ट लगे, तो मैं उनको बताता नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि जो है इसके पीछे मेरी वो सोच थी, जो पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी के तहत ये बहुत सारा अच्छा। सारा बन गया। बहुत। और दूसरा, महिपालपुर का जो है जी। एक हमारे अर्बन डेवलपमेंट का फंड हुआ करता था, जो कि यूज़ नहीं होता था। जी। ये मैंने देखा और उसके बाद इस पे पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बना करके उस फंड से बहुत सारा काम दिल्ली में मैंने कराया है, जी। जिसमें एक काम ये भी महिपालपुर का, आज आप जाकर के देखें कि एयरपोर्ट से एरो सिटी की तरफ से डायरेक्टली आपका अंडरग्राउंड अंडरपास भी है, फ्लाईओवर भी है, इस तरह से बनाओ कि पूरा एक्सप्रेसवे टाइप का हो गया। मैंने कहीं से कहीं आप जो है मैंने आप गुड़गांव की तरफ से आप आ रहे हो, आप महिपालपुर से बसंत कुंज की तरफ से आ रहे हो, बसंत विहार की तरफ से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 5 मिनट के भीतर भीतर आप क्रॉस कर जाते हैं। तो पूरी कनेक्टिविटी हो गई है। और इसके ऊपर वही अर्बन डेवलपमेंट फंड से मैंने फंडिंग की। जी। और आपको ये आश्चर्य होगा जानकर के कम से कम 10 बार जब मैंने CPWD से इसको अपने सामने, हर बार उनसे मैं सिमुलेट करके उसको देखता था कि कब हो पाएगा, कब हो पाएगा। जब मैं फाइनली संतुष्ट हो गया, उसको सैंक्शन दिया और ये कहा कि 2 साल के भीतर भीतर बन जाना चाहिए। और 2 साल से कम पीरियड में वो बन करके तैयार हुआ, क्योंकि मुझे डर था कि 3 साल के बाद मैं कहीं और चला जाऊं। वो तो मेरा सौभाग्य था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे आगे भी उसी मिनिस्ट्री में काम करने का मौका दिया। जी। जी। अदरवाइज मैं तो ये पक्का कर दिया था कि एज एडिशनल सेक्रेटरी इसको उद्घाटन करा के जाऊँगा। जी। जब आपने ये बात कही है अर्बन डेवलपमेंट की, तो देखिए मोदी जी ने जितना काम भारत के ट्रांसफॉर्मेशन में किया है, वो तो जो है गिनना और कहना जो है असंभव सी चीज़ है, जितना उन्होंने काम किया। लेकिन हमारे ग्रुप में आप भी मोदी जी से कम नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है जितना आपने काम किया है असंभव। तो इसका क्या राज है कि आप इतना काम कर पाए? इसके पीछे क्या आपकी कर्तव्य निष्ठा रही है, या आपकी अडिगता, या आपका देश सेवा भाव रहा है? कैसे आप इतना कुछ कर पाए? क्योंकि इतना आसान नहीं होता है पब्लिक सेक्टर में काम करना और काम निकलवाना लोगों से, यूँ कहिए तो। देखिए, 2-3 चीज़ कहेंगे। एक तो जी। मैं कहूँगा मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सही समय पे सही मौके मिले। जी, ईश्वर कृपा रही। भगवान की बहुत बड़ी कृपा जी। थी मुझे ऊपर की, जैसे कि देश का पार्लियामेंट बनाने का था, तो पहले से बहुत समय से माहौल चल रहा था बनाने का। जी। मुझे मौका मिला और हमारे देश में इतने हमारे प्रधानमंत्री जी जो इतने मैंने देशभक्त प्रधानमंत्री, और जो कि देश के प्रति इतना ज़्यादा उनकी भाव है कि देश बिल्कुल। को कैसे एक दुनिया के देशों में सबसे ऊपर ले जाएंगे, जी। तो उनके उस भाव का उनका आशीर्वाद मिला। जी। नहीं तो अगर मैं चाहे सोचता भी तो नहीं कर सकता था, जी। संभव नहीं था। तो मैं कहूँगा कि एक तो ईश्वर का बड़ी कृपा थी, दूसरा ऐसा मुझे माहौल मिल गया, तीसरा एक चीज़ मैंने हमेशा से मान रखा जो हमें पिताजी से मिला, जी। कि कुछ भी समस्या का, कोई समस्या अगर भगवान देते हैं तो उसका समाधान भी देते हैं। जी। तुम्हें बस सोचने की ज़रूरत है, तुम्हें थोड़ा सा परिश्रम करने की ज़रूरत है। जी। और कभी भी ऐसा कुछ आया, जैसे कि पार्लियामेंट ही बनाने की बात आई, इतने सारे लोग उसके खिलाफत में चले गए थे। अच्छा। 9 PIL थी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, NGT में, और उसको सबको मैंने उस PIL को बैठ के बहुत परिश्रम करना पड़ा। जी। लेकिन उसको सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी स्थिति रखी और सुप्रीम कोर्ट ने सारा का सारा डिसमिस कर दिया। आपको ये जान करके ये बात भी खुशी होगी कि जब पार्लियामेंट का काम चल रहा था, जी। ये हमारे सेंट्रल विस्टा का जो आज कर्तव्य पथ है, कर्तव्य भवन से काम चल रहा था, जी। उस समय कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए ये कह करके कोविड हो रहा है, और कोविड में हर आदमी तो मोदी जी के नाम पे जाता है, क्योंकि देश के जो है हमने देखा कि लोग अच्छा काम करने नहीं देना चाहते। जी। तो वो उसको जो है कि मोदी जी लोगों का जान मारना चाहते हैं, इसके लिए इसका काम चलाया जा रहा है। कोविड चल रहा है, मैंने अर्बन सेक्रेटरी था, मैं पूरे देश में क्या काम चल रहा है सब कुछ मुझे जानकारी थी। मैंने जब हाईकोर्ट के सामने सारी बात रखी कि इतने सारे हमारे काम चल रहे हैं और जगह से कोई मतलब नहीं, और आप केवल इस काम को, जबकि हमने बताया कि क्या क्या हम मेजर्स ले रहे हैं जी। जिससे कि पोल्यूशन न होने पाए, जिससे कि कोविड में किसी को इन्फेक्शन न होने पाए, जिससे कि अगर कुछ होता है तो हम उसका तुरंत इलाज करें। एक एक चीज़ बहुत डिटेल में मैंने हाईकोर्ट सामने रखी। तो बड़ी तैयारी करनी और हाईकोर्ट ने 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी। ऐसे लोग जो कि बड़े नामचीन लोग हैं, समाज में इनका बड़ा बड़ा नाम है, और ये लोग हाईकोर्ट में किस लिए कहते हैं कि काम बंद हो जाए, क्या बात? उनका इंटरेस्ट है कि काम बंद हो जाए। जी। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो 3 लाख बहुत कम लगा भाई, हम तो 10 लाख लगा देंगे पेनल्टी तुम्हें।
जी या तो विड्रॉ करो, नहीं तो फिर हम तो 10 लाख रुपए पेनल्टी लगाते, तो लोग विड्रॉ करके चले गए, अब उन्होंने पेनल्टी पे किया होगा। जी तो देखिए ये भी एक जो एक मन में आता कि अगर कोई काम है। चौथी चीज़ जो मैंने देखा कि आप अगर किसी चीज़ के प्रति निष्ठा हो, जब मैं देश के प्रति, मैंने कहा बचपन से मेरे मन में बहुत ऐसा भाव है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जी कैसे कर सकता हूँ। भगवान ने मुझे मौका दिया अपने देश के लिए करने के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम की भावना, तो वो हमेशा मन में रहती है, तो उससे कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। जी तकलीफ होती है, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन आप कठिनाइयों को पार कर जाते हैं, क्योंकि आप उसके ऊपर लगे रहें तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है, जिससे कि आप उसका सोल्यूशन कर लेते हैं। और अगर आपका उद्देश्य सही हो तो निर्णय भी फिर अडिग रहता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल सही है। और ऐसा मैं मानती हूँ कि जैसे भगवान जो हैं वो ऊपर से नीचे नहीं आते हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो उनको भी माध्यम चाहिए होता है ना, अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करने के लिए या उनके कष्ट दूर करने के लिए। तो ऐसा मैं मानती हूँ मोदी जी को भी जो है देश को आगे ले जाने के लिए उनके पास भी जो है कुछ ऐसे हाथ होने चाहिए जो उनकी मदद कर सकें। एंड मुझे ऐसा लगता है उनमें से आप भी एक हैं, जिस वजह से देश आगे ही बढ़ता गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक छोटा सा और ब्रेक लेते हैं और फिर वापस लौटते हैं और अपनी चर्चा जारी रखेंगे। श्रोताओं कहीं मत जाइएगा, हम जल्दी ही लौटते हैं मिश्रा जी से। और बहुत सारी बातें हैं जो हम पूछना चाहते हैं डीएस, लेकिन समय हमेशा भागता रहता है, लेकिन कुछ ज़रूरी सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे। तो ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में आपने काम किया उसके बारे में हमें बताइए कि अयोध्या में आपका क्या आपका बहुत योगदान रहा। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसके बारे में बताइए कि क्या योगदान रहा, क्या भूमिका आपने निभाई। देखिए ऋचा जी, मैं तो देश का पार्लियामेंट जो हमारी लोकतंत्र की का मंदिर है, उन्हें पार्लियामेंट को बनाने में लगा हुआ था। जी उसी बीच में मुझे लगा कि शायद मुझे और थोड़ा वक्त मिलेगा जी लेकिन मुझे आदेश हुआ कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के रूप में जाने के लिए। अच्छा तो मुझे लगा कि उसमें थोड़ा मन में एक बात धक्का जरूर लगा था मुझे कि इतना बड़ा चीज़ मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसको जी उद्घाटन नहीं करा पाऊंगा। वो जो उद्घाटन कराने वाला होता है उसको श्रेय सारा जाता है। बिल्कुल लेकिन यहाँ क्या था कि मुझे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 500 साल के बाद जी भगवान राम का मंदिर बन रहा था, जी वहाँ मुझे मौका मिला। तो पूरा अयोध्या का ट्रांसफॉर्मेशन, वो 2.5 साल मुझे जो मौका मिले उसमें अयोध्या का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, आप जाकर के अयोध्या को देखिए, चाहे उसकी सड़कें हों, चाहे वहाँ जी मैं गई बिजली थी। पानी जो व्यवस्था जिस प्रकार से कर रखा है, कहते हैं लोगों के कायाकल्प उसको दर्शकों का कहते हैं। तो उसमें काम करने का जो आनंद आया, बहुत आनंद आया। और सबसे बड़ी बात, प्रभु के सामने मैंने बिल्कुल मेरे नेत्र भीग गए थे हाँ जैसे मैं प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। हमने कहा भगवान आपने मुझे बुलाया इस काम के लिए कि मैं इस कार्य को करा सकूं। उसके बाद चाहे काशी का कायाकल्प हो, प्रयागराज में बहुत सारा काम, बहुत सारा उत्तर प्रदेश, माननीय योगी जी ने जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा यूपी का ट्रांसफॉर्मेशन जो पिछले 8-9 साल में किया है। जी आप देखिए कि यूपी से सारी इंडस्ट्री भाग गई थी। जी इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो शुरुआत किया काम माननीय योगी जी ने शुरुआत किया। जी उसके बाद हम जिसमें मैं मुख्य सचिव था उन्होंने मौका दिया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे। अच्छा उन्होंने टारगेट रखा कि 10 लाख करोड़ रुपए तक हम लोग मूव करेंगे और 27 नई पॉलिसीज मानी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज अलग अलग सेक्टर्स के लिए तैयार की गई। जी इतना सारा किस्म का जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम किया गया, जो स्किलिंग के लिए काम किया गया। नतीजा ये हुआ कि लगभग 35.5 लाख करोड़ रुपए का एमयू साइन हुआ। वाह फरवरी 2023 में जी। और जब लोग कहने लगे कि भाई अभी तो ये सब सारा फर्जी है, जी अगले साल 2024 के फरवरी में 10.26 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को ग्राउंड कर दिया गया। जो पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई जी जी उसमें 10.26 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को ग्राउंड कर दिया गया। जी ये उत्तर प्रदेश का अचीवमेंट था, जो माननीय योगी जी ने एक नई ऊर्जा जो, और खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इस प्रकार का एक पूरे देश के लिए जी एक माहौल बनाया है, सबके कॉम्पिटिटिव माहौल बनाया है, जी
कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हर एक राज्य एक दूसरे राज्य से कम्पीट कर रहा है जी तो इसमें उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गई है जी। तो इसको करने में मुझे इतना आनंद आया 2.5 साल में। मुझे लगा कि ये भी भगवान ने बहुत बड़ा मौका दिया अपने राज्य को काम करने के लिए। तो क्या यहीं से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हुई? क्योंकि पूरा भारत भ्रमण आपने किया है और जो लोग आपको फॉलो करते हैं जिनमें से मैं भी हूँ, कि मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा मंदिर है जहाँ आप नहीं गए हों और जहाँ आपने अभिषेक नहीं किया हो या दर्शन नहीं किया हो। तो क्या यहाँ से शुरुआत हुई थी? नहीं, ये तो मेरा बचपन के संस्कार है, पिताजी ने जो दे रखा है। जी। बचपन के मेरी माँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु थी, बहुत पुजारी थी। मेरी माँ तो महीने में कम से कम मैं समझता हूँ 10-12 दिन तो व्रत करती थी वो। अच्छा। इतने किस्म के उसके व्रत होते थे, प्रदोष का व्रत, तो सोमवार का व्रत, तो एकादशी का व्रत, तो अमावस्या का व्रत, क्या क्या व्रत करती थी वो। तो मदर्स डे इतना पूजा पाठ मेरी माँ करती थी। मेरे पिताजी भी बहुत बड़े आध्यात्मिक, तो पढ़े लिखे कम थे लेकिन आध्यात्मिक और बहुत ज़्यादा सच्चे दिल इंसान थे। तो घर में एक अध्यात्म का माहौल, हमेशा पूजा पाठ का माहौल रहता था। तो दर्पण रेडियो पे हम मदर्स डे भी मना रहे हैं, तो आप अपने माता की बात शुरू ही की है, तो कुछ और बताइए उनके बारे में कि कैसा उनके साथ कैसा अनुभव रहा। पिता का तो बहुत योगदान रहा आपके एजुकेशन में। बिल्कुल, मेरी माँ बहुत सहज थी। अच्छा। वो बिल्कुल एकदम इस प्रकार का वो जो ऐसा प्यार देना, मैं तो देखिए जब मैं रांची गया जी पढ़ने के लिए, विकास विद्यालय रांची। क्या उम्र रही होगी? मेरी उम्र समय करीब 12 साल की उम्र थी जी। तो मैं जब वहाँ से आता था तो इतनी सारी चीजें बना कर मेरे लिए रखती थी, सहेज के रखती थी जी जी। तो उसका एक सहज प्यार था जी। और दूसरी हमारी बड़ी दीदी, अच्छा, हमारी बड़ी बहन जो हमसे करीब 7 साल बड़ी हैं जी, उनमें भी मातृत्व भाव था जी। वो भी बड़ा ख्याल रखती थी हम लोगों का जी। मतलब मुझे समझता हूँ कि मेरे बचपन में पढ़ाई लिखाई के बारे में और सब चीज़ के बारे में दीदी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत सुंदर बात। तो चलिए, बातें बहुत कुछ करनी है, जल्दी जल्दी हम टॉपिक्स कवर करते हैं। थोड़ा ओसीआई के बारे में बताइए कि उसमें क्या योगदान रहा आपने। अगेन ये जैसा मैंने कहा कि ये एक संजोग ही मानिए, भगवान की ऐसी कृपा मानिए कि मैं जब जॉइंट सेक्रेटरी बना जी 2004 में, उसके पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने एक निर्णय ले लिया था कि हम डुअल सिटीजनशिप, माने कैसे हम लोगों को एक ऐसा अधिकार दे दें जो हमारे विदेशों में जो लोग रह रहे हैं जी, ताकि वो आए और आकर के उनको अपने देश में काम करने के लिए भी, अपने देश में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं, हर चीज़ का मौका मिले जी। लेकिन संभव वो चीज़ माननीय अटल जी ने तो इसको अनाउंस कर दिया था जी, और उसके बाद होम मिनिस्ट्री को आदेश भी कर दिया था करने के लिए, लेकिन वो कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अच्छा। तभी मेरी ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉरेनर्स की पोस्टिंग हो गई। अच्छा। मैं डायरेक्टर से ज्वाइंट सेक्रेटरी बना जी। और मुझे खुद लगा कि हमारे साथ के पढ़ने वाले लोग, ये सब IIT से लोग तमाम सारे विदेशों में चले जाते हैं जी, और देश से उनकी पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाते हैं जी। तो अगर हम उनको एक ऐसा मौका दे दें कि जिससे कि वो जब चाहें तब हमारे देश में आओ और आके इन्वेस्टमेंट करें जी, या अपने आकर के जो भी काम करना चाहें करें, देश के साथ जुड़ जाए जी, क्योंकि मन से तो जुड़े होते हैं लेकिन और तरीके से उनको तमाम इतनी सारी उलझने होती है जिसकी वजह से दूर हो जाते हैं जी। बिल्कुल सही। तो इसको जब मुझे मौका मिला तो इसको 1 साल के भीतर जी, ये मैंने OCI की स्कीम इतनी सक्सेसफुल, आज करीब 50 लाख से ज़्यादा लोग इस OCI बन चुके हैं और कहीं किसी को तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ये इसका नतीजा ये था कि इसको पूरा का पूरा कंप्लीट डिजिटल माध्यम से जी, मैंने जो एप्लीकेशन है बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन, और एक एप्लीकेशन में पूरे परिवार की एप्लीकेशन जी, और उनको क्या मिलना है वो भी उनको पक्का है। उनका जो यूनिवर्सल वीसा, मुझे ख्याल है कि पहले बार देश में ये वीसा मैं नागपुर के जो प्रिंटिंग प्रेस में जाकर के बनवाया था, जिसमें उनका फोटोग्राफ भी आता था, उनका सिग्नेचर भी आता था जी। और ये सारी चीज़ हम ऑटोमेटिकली कैसे कैप्चर करते थे उनके एप्लीकेशन से, उसको कैसे हम उनके पास डायरेक्टली भेज देते थे,
इतना सिंपल तरीके से हो गया। जी लेकिन साथ ही साथ सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते थे। जी उनका पूरा का पूरा जानकारी उनके बारे में कि कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंशियल। कोई इसकी ऐसी चीज़ न हो पाएगी जिससे कि कोई गलत लोग जो कि देश की दुश्मनी वो करते हैं वो लोग इसमें जी आने पाए। जी तो इसका लाभ हमारे देश को मिला है। आज तो अब तो EOCI हो गया है, अच्छा पूरा डिजिटल OCI हो गया है। जी जी तो ये करने का मुझे मौका, और पहले बार 2006 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के हाथ से हैदराबाद में जी पहले 2 लोगों को OCI मिला, और उसके बाद तो फिर ये मामला खुल अब तो गया। ये सिलसिला ही, और आपकी दूरदर्शिता की भी दाद देनी पड़ेगी कि मतलब आपने इतना सोचा। इनफैक्ट इसका मैं एक और चीज़ बताऊं, इसका दूसरा जी सबसे बड़ा लाभ ये मिला जी OCI से कि जो ये काम किया उसमें उस समय के कैबिनेट सेक्रेटरी BK चतुर्वेदी साहब थे। उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, जी इसी काम को तुम पासपोर्ट सिस्टम में भी कर दो। अच्छा और मैं पीछे लग कर के पासपोर्ट सिस्टम भी, आज जो देश का पासपोर्ट सिस्टम है उसमें विजय शर्मा साहब कहते थे, DS जब किसी को पासपोर्ट बहुत आसानी से मिलता है तो मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। क्या बात है। क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो ऐसे MA का था, लेकिन जी उसके पीछे में लगा हुआ था कि कैसे इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाए। बिल्कुल, कितना कुछ आपने देश के लिए किया। सो आपकी दूरदर्शिता और आपकी जन सेवा, देश सेवा, सबकी दाद देनी पड़ेगी, उसके हम बिल्कुल कायल हैं। तो अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आगे क्या? ये सेवानिवृत्त तो मैं जून 2024 में हो गया। अच्छा 1 साल तक हम लोग को कूलिंग ऑफ होता है, जी बट 1 साल पूरा होने के बाद मैं आज IIT कानपुर जी में सस्टेनेबिलिटी के बारे में, अच्छा IIT गांधीनगर पब्लिक पॉलिसी के बारे में, जी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, वहाँ पर अर्बन मैनेजमेंट के बारे में, ये काफ़ी बड़ा काम इसको मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे जी। विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में तीनों इंस्टीट्यूट्स में हूँ। क्या बात है। 3 कंपनीज में, जो कि हमारे देश की महत्वपूर्ण कंपनी, वहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरफ से काम करता हूँ। जी 3 और बड़ी कंपनियों में मैं उनको मदद करता हूँ देश के लिए जो बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा स्वच्छ भारत में वेस्ट जो इतना प्रोड्यूस होता है, वेस्ट को कैसे यूज़ कर सकते जी हैं उसके वेस्ट बारे में, मैनेजमेंट या रियल इस्टेट के बारे में है, जी या आज जो गवर्नेंस के बारे में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, जी कैसे हम आज AI का यूज़ करके हम कैसे गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे आज की डेट में इनोवेटर्स हैं देश में, जी जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, उनकी मैं मदद करता रहता हूँ। बहुत तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस या इनके जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वहाँ मुझे बुलाते हैं अपने अनुभव से, जो 40 साल में अनुभव मिला देश के लिए। जी जी मैं पूरी तरह से अपने देश को समर्पित होकर के देना चाहता हूँ। कितनी अच्छी बात। उसके लिए मैं लगातार इन चीज़ों से अभी भी प्रयत्नशील हैं और उसी दिशा में अग्रसर हैं। तो बिल्कुल। कभी राजनीति में जाने की इच्छा नहीं हुई जब आप नहीं, देश के अभी- लिए काम ही कर रहे हैं? तो नहीं, कभी नहीं, कोई अभी ऑफर मोदी जी या योगी जी की तरफ से नहीं आया कि आप नहीं, जब कर ही ऐसा- रहे हैं देश सेवा? ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। अच्छा ऐसा कभी राजनीति सोचा में रुचि नहीं है या अभी उसका अवसर? नहीं। नहीं, राजनीति के साथ तो देखिए, हम लोग बचपन से, जब हम लोग SDM से बनकर के SDM, DM, सेक्रेटरी, जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जहाँ भी हमने काम किया, सारे राजनीतिज्ञों के साथ काम किया। मैं तो देश के विभिन्न पार्टियों के और विभिन्न लोगों के साथ बहुत नज़दीक से काम किया जी, है, करने बिल्कुल। का मौका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ, इनके लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। जी लेकिन सीधे वहाँ जाकर के हम उनके साथ काम करते हैं, वो काम नहीं करते हैं। जी नहीं, ऐसे दिमाग में आया नहीं। कि कि और ये पूछना चाहती हूँ कि इतने प्रोजेक्ट आपने भारत के लिए किए, भारत सरकार के लिए किए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी नज़र में आपका बेस्ट प्रोजेक्ट या कौन सा काम करना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? देखिए, काम तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं, जी क्योंकि मैं मन के साथ जुड़ जाता हूँ, बिल्कुल जी जी पूरे दिल के साथ जुड़ जाता हूँ। जी तन मन धन से बिल्कुल लग बिल्कुल। जाते हैं। मैंने अब जब प्रधानमंत्री जी का, जैसे कि आवास के बारे में जो उनकी एक सोच थी, उस सोच को पूरा संकल्प, सोच को पूरा करने के लिए पूरी मन से लड़ जाते हैं। लेकिन एक सबसे चैलेंजिंग की बात कहेंगे, मैं जब कलेक्टर आगरा का था, जी उसमें एक यानी का कार्यक्रम हुआ था ताज के पीछे। अच्छा तो मैं बिल्कुल यंग ऑफिसर था, बिल्कुल यंग ऑफिसर था। जी इतने सारे लोग उस समय उसकी खिलाफत कर रहे थे। अच्छा इनफैक्ट उसके पहले मुझे ख्याल है कि माइकल जैक्सन का एक प्रोग्राम हुआ था बॉम्बे में, फ्लॉप हो गया था क्योंकि लोग बड़े उसकी खिलाफत करते हैं। अच्छा एक
अमिताभ बच्चन जी का कार्यक्रम बेंगलोर में हुआ तो उसका डिवास्टेशन, उसमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ था। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ लोग अच्छे काम के साथ नहीं होते हैं, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा करते हैं जी। लेकिन उस यानी के कार्यक्रम में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, जैसे कि कैसे हमने आगरा को एक टूरिस्ट सिटी के रूप में, वहाँ पे जितने साइनेजेस हुए, उसका सारा रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर को सारा सुधार किया जी। इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले थे, उनको कैसे पूरा इसको एक साथ मैनेज करेंगे। लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, PIL फाइल हुई, उस PIL को उस ज़माने में कैसे मैंने उसको हैंडल किया जी। जो लोग वहाँ पे लोकल तमाम सारे अपोजिशन करते उनको कैसे हैंडल किया, बहुत किस्म के अनुभव हुए। तो जब आप पूरा किताबें पलटेंगे, अपने सेवा के पन्ने पलटेंगे, तो कौन सा प्रोजेक्ट आप उसको नंबर 1 कहेंगे? हमारा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट। अच्छा। सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कर्तव्य पथ हो, कर्तव्य भवन हो जी, वाइस प्रेसिडेंट का मकान हो, प्रधानमंत्री जी का, ये सब सारी चीज़ें, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क था। और क्यों उसको आप नंबर 1 कहेंगे? क्योंकि चैलेंजिंग था। इसके लिए खिलाफत के बावजूद मुझे केवल एक बात का विश्वास था जी, कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है देश को बदल देने की, और ये सारे देश को बदलने वाले कार्यक्रम है। बहुत सुंदर और बात। उनका जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के पीछे फिर मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसने आपको आत्मविश्वास दिया कि मैं ये करके रहूँगा। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत सुन के अच्छा लगा, और उससे ही शायद देश में बदलाव शुरू हो गया। तो ये बताइए कि भारत का भविष्य क्या है? मोदी के बाद योगी, या क्या आपको लगता है? अब ये सब तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन देखिए, एक अंदाजन, जनरल, एज ए जनरल हमारा पब्लिक। जो देखिए भारत का भविष्य के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जी, विकसित भारत एट 2047 का जो संकल्प लिया है जी, ये हमारे भारत का भविष्य है। क्या बात। और मैं चूंकि बहुत नज़दीक से देश में भी काम किया हूँ, प्रदेश में भी काम किया हूँ, आज पूरे देश में इस बदलाव को महसूस कर रहा है। हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो जी, मेक इन इंडिया हो, मेक फॉर द वर्ल्ड हो, साइंस हो जी, आप सोचिए स्पेस के प्रोग्राम के बारे में, आज सेमीकंडक्टर के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी जो है, हर टेक्नोलॉजी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के जो भी टेक्नोलॉजी है, सारी टेक्नोलॉजी में आज देश में जिस स्तर का काम हो रहा है जी, आज हमारी अर्थव्यवस्था जिस तेजी के साथ करीब 8% की ग्रोथ के एनुअल ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रही है जी, आज हम दुनिया में एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। उनके जो सोच है, उस सोच से सब कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आज जो स्टार्टअप का जो दुनिया का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमारे देश में तैयार हुआ है जी, तो मुझे लगता है कि हमारा देश जिस तरह से बढ़ रहा है, जब देश आज़ादी का 100वां साल मना रहा होगा तो हम विकसित भारत होंगे। क्या बात। हम उन तमाम सारे देशों, जैसे आज मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, एक विकसित देश है। हम इन देशों के इनकी लाइन में ही नहीं खड़े होंगे, इनकी लाइन में भी काफ़ी आगे खड़े होंगे। जी, बहुत ही सुंदर बात। लोगों का सोच है कि करीब 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की भारत की अर्थव्यवस्था होगी। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। हमारी 4.26 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है जी। बहुत जल्दी हम 5 ट्रिलियन डॉलर होकर हम देश की दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। बताइए। और फिर तब तक तो 47 तक तुम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, कहाँ से कहाँ, हो सकता है नंबर 1 भी हो जाए हम। नहीं नंबर 1 का तो नहीं, लेकिन हम मैंने उसके करीब तो देखिए, देश जागरूक हो गया है, जनता जागरूक हो गई, और सब लोग इन प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं। आप जैसे लोग जो हैं आगे पताका लेके चल रहे हैं, और सारी जनता इससे जुड़ी है, युवा इससे जुड़ रहे हैं, तो ये आसान भी हो सकता है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए युवा शक्ति हमारे देश में, जो आप अगर पीछे के हमारे बजट को देखें जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की भाषणों को सुने जी, उनके संबोधनों को सुने, तो युवा शक्ति के ऊपर बहुत बड़ा जोर है जी, नारी शक्ति के ऊपर बहुत बड़ा जोर है, बहुत बड़ा जोर, क्योंकि जो इतना लेवल आज के मैंने लेडीज को लीडरशिप रोल देने के लिए जी, और तीसरा किसान शक्ति पे बहुत बड़ा जोर है। तो मैंने किसानों को जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ के, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव था, तो हमने हर एक खेत को 7 करोड़ से ज़्यादा खेत है उत्तर प्रदेश में, हर खेत को अपना जियो
रेफरेंसिंग उसका करा दिया। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा लाभ होगा कि हर खेत की क्या उर्वरकता है, हर खेत की क्या वहाँ पे पानी की जरूरत है, कितनी उर्वरक की जरूरत है, क्या वहाँ पे नुकसान हो रहा है, क्या उसकी फसल, एक एक चीज़ की जानकारी हम एग्रोस्टेक के माध्यम से करेंगे। आज जो है यूपीआई जो हमारा पेमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, वो पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर आज दुनिया का एक बहुत सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में हर सेक्टर में, चाहे फिनटेक के बारे में हो, हेल्थ टेक के बारे में हो, स्पेस टेक के बारे में, गवर्नमेंट टेक के बारे में हो, सब जगह इस प्रकार से तेजी से बढ़ रहा है, जिसका नतीजा सब जगह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो देखिए समय भागता जा रहा है और अब हमें यहीं विराम देना होगा। जाते जाते क्विकली ये बताइए कि इतना सब कुछ आपने किया देश के लिए, अपने लिए, कोई अफसोस रह गया हो, कोई रिग्रेट मन में रह गया हो कि काश हम ये प्रोजेक्ट एक और कर पाते? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, मन में तमन्ना तो है कि हम देश के लिए बहुत कुछ करेंगे और करता रहूंगा और कर रहे हैं, अभी भी करता रहूंगा, मैं करता रहूंगा, क्योंकि वो देश के साथ में जुड़ा हूँ, पूरी भक्ति भावना के साथ जुड़ा हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे साथी है जी, उनके लिए कुछ संदेश दीजिए। देखिए, देश हमारा बदल रहा है, आप अलग अलग तरीके से मदद कर सकते हैं जी। OCI बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप देश के साथ जुड़ जाए जी। ये सोच थी माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जी। वो अपने पूरे डायस्पोरा को देश के साथ जोड़ना चाह रहे थे। आज ये सुविधा आपका उपलब्ध है, आप देश में टेक्नोलॉजी ले जा सकते हैं, स्किलिंग कर सकते हैं जी। आप जहाँ से आए वहाँ के स्कूल को, कॉलेज को, वहाँ के बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल खड़ा करने के लिए कर सकते हैं। आपके पास अगर आर्थिक संसाधन है तो आर्थिक संसाधन से मदद कर सकते हैं, बौद्धिक संसाधन है, बौद्धिक संसाधन में मदद कर सकते हैं, क्योंकि देश आज तेजी से बढ़ रहा है और उसको हर तरफ से हर किस्म की आवश्यकता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। आप उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं जी। एक सवाल और मेरे मन में हमेशा उठता है, देखिए हम तो जुड़े रहे हमेशा भारत भूमि से और जुड़े रहेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को कैसे जोड़ें? भारतीयता से वो जुड़े हैं, है ना, भारत के कल्चर से जुड़े हैं, लेकिन भारत से कैसे जोड़ें? बहुत आसान तरीका है। देखिए, क्योंकि जब भी उनसे कहिए कि इंडिया चलना है, भारत चलना है, और भारत में कितनी जगहें हैं, अद्भुत जगहें जहां हम जा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं, यूरोप ज़्यादा इजी है ट्रैवल करना। देखिए, बहुत अच्छा साधारण सिंपल तरीका है जी। पहले तो भारत की जो हमारी तमाम सारी जो सांस्कृतिक विविधता है जी, उससे बच्चों को परिचय कराएं जी। जब आप अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए या अपने घर बार के लोगों से मिलने जाते हैं तो हर बार तय करके जाएं कि हम इस बार चलो बच्चों को उदयपुर ले जाऊंगा या कहीं उनको जो है कन्याकुमारी ले जाऊंगा जी, उन्हें मदुराई ले जाऊंगा, उन्हें बद्रीनाथ, केदारनाथ या लद्दाख ले जाओ। कुछ ऐसा प्लान करके जाइए। अच्छा, जी। कि जब भी आप जाते हैं कम से कम 2 जगह की यात्रा कराइए, तो एक नया अनुभव लोगों के मन में। देखिए, अब आप जाइए रामेश्वरम जाइए, पूरा बदल गया है। अच्छा। कच्छ जाइए, पूरा बदल गया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, इतना परिवर्तन हुआ है। आप जैसे अयोध्या के बारे में बोल रहे थे, अयोध्या में इतना परिवर्तन हो गया जी। मैं तो गई हूं। आप काशी जाइए, काशी देखिए कितना परिवर्तन हो गया जी। मैंने देश जिस प्रकार से जहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह बढ़ रहे हैं, लोगों के मन में बना हुआ कि हमारे पास सुविधा नहीं है। आज इतना सारा हमारा एयर ट्रैफिक जी, देश में करीब 160 से ज़्यादा हमारी एयर स्ट्रिप्स आज के डेट में, हवाई अड्डे आज के डेट में चालू हो गए। हमारी ट्रेन की इतनी अच्छी ट्रेन जो हमारा जो नए किस्म की जो हमारी जो ट्रेनें चली हैं जी, इतना अच्छा अनुभव आपको ट्रेन में होगा। हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया बन गया, आज इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसवेज और हाईवेज इतनी ज़्यादा बन गई हैं। तो आज से 10 साल पहले की बात मत करिए, 15 साल पहले की बात मत करिए, आज जाकर के देखिए। तो मुझे कहता हूँ कि यहाँ से जब भी आप जाइए तो बच्चों को जरूर, नहीं ये बहुत अच्छा टिप आपने दिया है। बच्चों की शादी करानी है, शादी के लिए वहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग जी जी, जितना आप यहाँ करेंगे उसके वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग आप जाकर के जयपुर में करिए, आगरा में करिए, कहीं भी करिए जी, काशी में करिए, आपको इतनी सारी सुविधाएं वहाँ पे मिल गई हैं। नहीं, बहुत अच्छे आपने टिप्स दिए हैं। तो आपके समय के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मदर्स डे पे कुछ कहना चाहें तो अपनी माता को समर्पित करते हुए, या ऑल मदर्स?
उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें, आपने बताया कि देखिए, हमारी संस्कृति में एक तो नारी के लिए कहते हैं यत्र नार्यस् पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, क्या बात, बहुत ज़्यादा पूज्य भावना है। और नारी में माँ जी, तो सबसे पूज्य है, क्योंकि वो हमारी प्रथम गुरु होती है। सर्वोच्च स्थान दिया जाता है माता हमारे को। संस्कृति में कहा गया नमातु पर दैवतम, मतलब कि माँ से बड़ा और कोई देव है ही नहीं। क्या बात कही। माने सारे त्रिदेव सब कुछ जो है, अगर हमारे भगवान जो है, भगवान भी माँ से ही पैदा होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। इसलिए जो मातृ के प्रति हमारे मन में जो भावना है, वो भावना बहुत ही सम्मान की, आदर की, ऐसी भावना कि तुम्हारे बगैर और कुछ नहीं है। वाह, बहुत सुंदर बात। और इसी की बात के साथ आज का जो है वार्तालाप यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त नहीं कहेंगे, विराम देते हैं। आगे जब भी आप सिडनी आइए या कुछ नया प्रोजेक्ट आए तो ज़रूर दर्पण हिंदी रेडियो से जुड़िए और हमारे श्रोताओं को इस बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। धन्यवाद ऋचा जी, बहुत लंबा हो गया।